जय दोस्तों, भारतीयों की टीम की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम का नाम है भारत की बात। ये समाचार का कार्यक्रम है, तो इसमें आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं और अपने महत्वपूर्ण आप सुझाव भी दे सकते हैं। तो समाचार हम शुरू करते हैं। तो आपको जैसे पता है कि फरवरी से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, जिसमें उत्तराखंड और पंजाब, यूपी, गोवा, मणिपुर, ये 5 राज्य हैं जहाँ चुनाव होंगे। तो खबर की जो शुरुआत है इसी से करते हैं। तो पहले हम यूपी की बात करते हैं। उससे पहले हम आपको आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, सुझाव अपने आप दे सकते हैं। तो यूपी की अगर हम बात करें चुनाव की, तो उसमें यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी रैली थी। तो उन्होंने क्या कहा उस रैली में हम आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर प्रचार अपने चरम पे है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक रखी है। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है तो उस पे भाजपा ने पूरी अपनी ताकत लगा दी है और वो चाहते हैं उनको जैसे जैसे सीटें यहाँ से मिले। इन सब के बीच में आज योगी आदित्यनाथ हापुड़ दौरे पर थे। हापुड़ में उन्होंने कैराना और मुजफ्फरनगर को लेकर बड़ा बयान दिया है। हापुड़ के पिलखुआ में आयोजित मतदाता सम्मेलन में योगी आदित्यनाथ ने इशारों में विपक्षियों पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा है कि यह गर्मी जो अभी कैराना और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, यह सब शांत हो जाएगी। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, मैं मई और जून में भी इसको शिमला बना देता हूं, ऐसा योगी आदित्यनाथ जी का कहना है। मैं मई और जून में भी इसको शिमला बना देता हूं। उन्होंने कहा कि ये जो अभी अपने बिलों से निकलकर बिलबिला रहे हैं ना, 10 मार्च के बाद गले में तख्ती डालकर चलते नजर आएंगे। तो इन्होंने जो अपने ट्विटर पे भी जो बयान दिया है उसमें लिखा है योगी आदित्यनाथ ने, ये गर्मी जो अभी कैराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, मैं मई और जून की गर्मी में भी शिमला बना देता हूं। तो ऐसा योगी आदित्यनाथ जी का कहना है। तो इसमें हमारा एक पर यह विचार है कि थोड़ा सा जो शब्दों का जो चयन होता है वो सही से करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सभ्य नहीं लगता अगर हम ऐसी एक प्रदेश के अगर हम मुख्यमंत्री होते हैं तो हम ऐसी जो भाषा का अगर इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आपको हजारों लाखों जो युवाएं देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जो शब्दों का चयन होता है वो अच्छे तरीके से करना चाहिए, क्योंकि आप रोल मॉडल हैं बहुत सारे युवाओं का और बच्चों का। और जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ ने इस बयान से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक कड़ाके की ठंड में भी गर्मी हो सकती है। योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी यूपी में वोटों को साधते हुए विपक्ष पर बड़ा हमला किया है। और अपने संबोधन में योगी ने कहा है कि आज फिर से 2 लड़कों की जोड़ी दंगा कराने की मंशा से आई है। लोक कल्याण, गरीब कल्याण से इनका कोई लेना देना नहीं है। विकास, सुशासन का कोई विकल्प नहीं हो रहा है। सरकार के पास हर समस्या का समाधान होना चाहिए। सपा बसपा की सरकार सिर्फ अंधेरा देती है, ऐसा योगी आदित्यनाथ जी का कहना है। बाकी 10 मार्च को नतीजे आएंगे और फिर जो जनता जनार्दन है वो अपना जो वोट किस पार्टी को देती है तो उसका हम आपको अपडेट देंगे अपने चैनल पे भी, और तब पता चलेगा कि जनता किसको वोट देगी और किसको उन्होंने चूज करा है अपने अगले, कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन अगला मुख्यमंत्री होगा। और केशव प्रसाद मौर्य का एसपी प्रमुख पर कटाक्ष, यानी कि अखिलेश यादव पे कटाक्ष किया उन्होंने। बोले कि अखिलेश केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, सरकार फिर भाजपा की ही बनेगी। तो चुनाव के समय में सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। तो लेकिन हम जनता से कहना चाहेंगे कि आप सोच समझकर आप वोट दीजिए। चाहे किसी भी पार्टी को आप वोट दें, वो आपका अधिकार है। लेकिन आप ये देखिए कि वो आपके भले के लिए काम कर रहा है, आपके प्रदेश के हित के लिए काम कर रहा है और आपके देश के हित के लिए वो काम कर रहा है। तो बरेली में दूसरे चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है। पहले गृह मंत्री अमित शाह ने बरेली में रोड शो किया था। एक दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डोर टू डोर जनसंपर्क किया। और आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बरेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई हैं।
सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। जयंत और अखिलेश की दोस्ती पर कहा है कि ये दोस्ती 10 मार्च के बाद कहीं दुश्मनी में ना बदल जाए। ऐसा केशव प्रसाद मौर्य का, जो डिप्टी सीएम है, उनका कहना है। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर कटाक्ष किया है। मौर्य ने कहा है कि अखिलेश यादव केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, लेकिन सरकार फिर भाजपा की ही बनेगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में भी इस बार की तरह इस बार भी भाजपा की लहर चल रही है। ऐसा उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य का कहना है। तो सभी पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल गया है, लेकिन लोगों को समझदार होना है और जो आपके भले के लिए काम करे उस सरकार को आप वोट दीजिए, क्योंकि एक बार सरकार बन गई तो 5 साल के लिए वो सरकार बनी रहेगी। तो इसलिए आपके जो हित में है, जो देश के हित में है, आप उनको वोट कीजिए। और अखिलेश ने स्वीकारा है अमित शाह का चैलेंज। बोले सच को तैयारी की जरूरत नहीं है, आप जगह और समय बताइए। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा विपक्षी दलों पर लगातार प्रहार कर रही है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गृह मंत्री अमित शाह की उस चुनौती को स्वीकार करते हुए पलटवार किया है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि कानून व्यवस्था के मामले में अखिलेश यादव खुली बहस कर लें। अखिलेश यादव ने गृह मंत्री के चैलेंज को स्वीकार करते हुए कहा है, हम हर चैलेंज के लिए अभी तैयार हैं। सच को तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती, वो जगह बताएंगे, समय बताएंगे, हम वहां पहुंच जाएंगे। तो विदित हो कि यूपी में ही एक चुनावी रैली के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा था कि भाजपा की सरकार आने पर सूबे की कानून व्यवस्था पहले से कहीं गुना ज्यादा बेहतर हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव को संबोधित करते हुए कहा कि वह इस पर कभी भी खुली बहस कर सकते हैं। तो अखिलेश यादव का जवाब था कि भाई आप समय बता दीजिए, हम वहां चैलेंज के लिए, जो खुली बहस के लिए तैयार हैं। और यूपी इलेक्शन से एक बड़ी खबर है कि अपर्णा यादव, जो अभी भी समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आई थी, उनका कहना है कि यूपी में अब बहू बेटियों को नहीं लगता है डर। तो एक ये बयान दिया है अपर्णा यादव, जो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के घर की बहू हैं, तो अब वो बीजेपी में आ गई हैं। तो वो कह रहे हैं कि बेटी और बहुओं को अब यूपी में डर नहीं लगता है। तो यूपी विधानसभा चुनाव के बीच हाल ही में भाजपा थामने वाली समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने रविवार को कहा है कि बहु बेटियों को अब उत्तर प्रदेश में डर नहीं लगता, क्योंकि यहां भाजपा की सरकार है। तो भाजपा की शान में कसीदे करते हुए अपर्णा ने कहा है कि वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव में जनता ने भाजपा को जिताया था, तो असली बदलाव आया क्योंकि भाजपा के पास संकल्प और अच्छी नीयत दोनों थी। बहु बेटियों को अब यहां डर नहीं लगता, क्योंकि यूपी में भाजपा की सरकार है। अपराधी पलायन कर गए हैं। योगी के कार्यकाल में प्रदेश में गुंडाराज, भ्रष्टाचार, दंगाराज से मुक्ति मिली है, ऐसा अपर्णा यादव का कहना है। तो आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं या अपने सुझाव आप दे सकते हैं। तो यूपी की जो लड़ाई है, वो जो 5 जो विधानसभा चुनाव होंगे, सबसे प्रमुख यूपी में जो चुनाव होंगे वो सबसे प्रमुख हैं, क्योंकि वहां 7 चरणों में चुनाव होंगे और सबसे बड़ा क्षेत्र है। और मुख्य तौर पे जो आगे 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे, तो यूपी में कौन सी पार्टी जीतती है, इसका बहुत फर्क पड़ने वाला है। अगर बीजेपी जीतती है यहां से, तो 2024 में भाजपा को बहुत ही उससे सपोर्ट मिलेगा और भाजपा की सरकार आ सकती है, अगर यूपी में यहां जीते तो। लेकिन कहीं अगर यहां विपक्ष, या आप ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी, 2 प्रमुख जो पार्टी भी हैं, भाजपा और समाजवादी पार्टी है यूपी में, समाजवादी पार्टी अगर जीतती है यूपी में, तो सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका लगने वाला है ये। और फिर अन्य जो विपक्षी दल सब मिलके 2024 में सरकार के साथ, भाजपा के सामने बहुत बड़ी चुनौती पेश करने वाले हैं। तो स्मृति ईरानी ने भी प्रियंका गांधी पर एक तंज कसा है। उन्होंने कहा कि क्यों घर जो लड़का है वह लड़ नहीं सकता क्या। तो आपको पता है कि प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। तो स्मृति ईरानी का कहना है कि अगर आपके घर में लड़का है तो लड़का नहीं लड़ सकता क्या। तो यूपी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के दिन करीब आते ही
अब जुबानी जंग का दौर भी तेज हो गया है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रविवार को आगरा में एक चुनावी जनसभा के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान स्मृति ईरानी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान पर तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि वो यानी कि प्रियंका गांधी संकेत दे रही है कि घर पे लड़का यानी कि राहुल गांधी है जो लड़ नहीं सकता। साथ ही उन्होंने सपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सपा बदले की राजनीति करती है जबकि भाजपा बदलाव की राजनीति करती है, ऐसा स्मृति ईरानी का कहना है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी जो लड़का है तो वो घर पे लड़का है तो क्या वो नहीं लड़ सकता क्या, ऐसा एक तंज कसा है स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी के ऊपर। और विदित हो कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने अपने सभी स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। यूपी में काफ़ी स्टार प्रचारक हैं। इसी क्रम में रविवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आगरा में थी। यहाँ एक चुनावी जनसभा में उन्होंने प्रियंका गांधी के कैंपेन लड़की हूँ लड़ सकती हूँ को लेकर उन्हें घेरा। उन्होंने इस दौरान राहुल गांधी के यूपी चुनावों में सक्रिय नजर नहीं आने पर भी तंज कसे। वो कह रहे हैं कि यूपी में राहुल गांधी कहने के नजर नहीं आ रहे तो क्या वो लड़ नहीं सकते, क्या लड़के हैं इसीलिए, ऐसा स्मृति ईरानी का कहना है। और योगी ने विपक्ष पर लगाया आरोप कि गरीबों के हक पर डाका डालने का आरोप, कहा कि इत्र वाले मित्र का, तो उन्होंने कहा कि भाई जो इत्र के कारोबारी थे जिनके यहाँ 200 करोड़ रुपए मिले थे तो उस पे तंज कसा है जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने समाजवादी पार्टी के ऊपर। तो आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 5 सालों में राज्य की कानून व्यवस्था दुरुस्त होने का दावा करते हुए कहा है कि पिछली सरकारों में अपराध को बढ़ावा देने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमंचे बनाए जाते थे और अब बुलंदशहर में बगल के में फिल्म सिटी बनाई जा रही है। वो कह रहे पहले तमंचे बनते थे, अब हम फिल्म सिटी बना रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी के बुलंदशहर और हापुड़ में रविवार को भाजपा के प्रचार अभियान में हिस्सा लेने आए। योगी ने कहा कि पिछली सरकारें अपराध को बढ़ावा देने के लिए अपराधियों से मिलकर तमंचे बनवाती थी। अब बुलंदशहर के पड़सी जनपद अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने तंज कसा है समाजवादी पार्टी के ऊपर। अब देखना है कि लोग कौन सी जो वहाँ की जनता है वो कौन सी पार्टी को चूज करती है, क्या वो भाजपा के साथ जाएगी या अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ जाएगी। बाकी जो दोनों पार्टी हैं कांग्रेस और बसपा, तो वो इतने ज़्यादा इस चुनाव में मैं कहूँगा तो वो जागरूक नहीं दिख रहे हैं। तो जो असली चुनाव होगा वो भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में होगा, ऐसा हमारा मानना है। और अब हम प्रियंका गांधी ने कहा है कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता है नागरिकों की जासूसी करना। तो पेगासस का जो मामला है उस पे प्रियंका गांधी जो महासचिव है कांग्रेस पार्टी की, तो उन्होंने भाजपा पे अब तंज कसा है। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बेरोजगारी को लेकर रविवार को केंद्र पर हमला करते हुए कहा है कि सरकार की प्राथमिकता युवाओं के लिए रोजगार होना चाहिए, लेकिन भाजपा सरकार की प्राथमिकता नागरिकों की जासूसी कराने में है। और उन्होंने एक समाचार पत्र की खबर में देश में 3 करोड़ और 3 लाख करोड़ युवाओं को बेरोजगार रहने का दावा किए जाने पर यह कहा है। और तो इसलिए वो कह रहे हैं कि सरकार की प्राथमिकता युवाओं के लिए रोजगार होना चाहिए, लेकिन भाजपा सरकार की प्राथमिकता है नागरिकों की जासूसी करना, ऐसा प्रियंका गांधी का कहना है। और कांग्रेस महासचिव ने कहा है कि देश को युवा एजेंडा चाहिए, देश को युवाओं के लिए रोजगार का रोड मैप चाहिए। ये हमारा भी निवेदन है कि जैसे अगर ये सच है कि 3 करोड़ 3 लाख हमारे युवा अगर वो बेरोजगार हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए। जिस देश में अगर युवा बेरोजगार होंगे तो वो बड़ी वहाँ दिक्कत होने वाली है। अब कुछ लोग अगर जैसे जो सरकार जो भाजपा के जो लोग हैं, अगर आप उनसे कहेंगे कि भाई देश में 3 करोड़ 3 लाख लोग बेरोजगार हैं तो वो शायद इस पे बात नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अगर ये आंकड़े सही हैं, 3 करोड़ 3 लाख युवा देश में बेरोजगार हैं, तो ये बड़ी शर्म की बात है। और जो हमारे युवा हैं वो आने वाले वो देश की बागडोर उनको संभालनी है। अगर वो बेरोजगार रहेंगे तो वो गलत
कार्यों में घुसेंगे और असामाजिक कार्य करेंगे, आप ही कहिए, क्योंकि पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ गलत करेंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, सरकार को सोचना चाहिए। और जो बेरोजगारों को नौकरी कैसे मिले, ये एक मुद्दा किसी भी सरकार को होना चाहिए, जो ये अब सरकार है या जो कभी जो आगे आएगी सरकार, सभी का मुद्दा बेरोजगारी तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई घर में कमाने वाला नहीं है तो लोग गलत रास्ते पे जाएंगे ही। और दिल्ली में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 3,674 नए मामले आए हैं, 30 की मौत हुई है। तो करीब 3700 जो मामले आए हैं कोरोना के दिल्ली में, बड़ी अच्छी ये एक खबर है। तो इसका अपडेट देते हैं। तो देश में एक और जहां कोरोना संक्रमण की गति मंद पड़ने के दावे किए जा रहे हैं, वहीं जो ताज़ा आंकड़े हैं उसका बारे में आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट बताती है देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 2,34,221 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि कोरोना की वजह से 893 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले 24 घंटों की बात कर रहे हैं। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगर बात करें तो यहाँ 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,674 नए केस सामने आए हैं, जबकि कोविड के संक्रमण दर 6.37% बनी हुई है। यानी कि 3,674 मौत जो कोरोना के केसेस आए दिल्ली में और 6.37% जो पॉजिटिविटी रेट है। एक बार कुछ समय पहले, ये 15-20 दिन पहले, ये 30% हो गया था। यानी कि 100 लोग टेस्ट कराते हैं तो 30 लोगों को कोरोना निकल रहा था। अब ये 6.5% करीब हो गया है। तो ये अच्छी खबर है दिल्ली वालों के लिए। लेकिन फिर भी हमें मास्क लगाना चाहिए घर से बाहर निकलते टाइम, और जो कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनका पालन अवश्य करना चाहिए। और जो दिल्ली में जो सक्रिय मामले हैं वो 21,490 हुए हैं। और जो टोटल जो मौतें हुई हैं दिल्ली में आज तक कोरोना की वजह से 25,827। ये जो पहला जो लहर आई थी, जो दूसरी लहर आई थी, जो तीसरी लहर आई थी, तीनों का मिला के ये आंकड़े दिए गए हैं। तो पंजाब में विधानसभा चुनाव है तो वहां की बात भी कर लेते हैं। विक्रम सिंह मजीठिया ने दिया है बयान कि लोगों को आपसे नहीं करनी चाहिए कोई उम्मीद, सिद्धू पर भी साधा निशाना। तो मजीठिया जो शिरोमणि अकाली दल से हैं, तो वो चुनाव लड़ेंगे, सिद्धू के खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे। तो उन्होंने क्या कहा है कि उसके बारे में बात करते हैं। तो पंजाब में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मद्देनजर पूर्व मंत्री और शिरोमणि अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने रविवार को कहा है कि दिल्ली ने कभी पंजाब से न्याय नहीं किया और लोगों को आम आदमी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जिन्होंने दिल्ली में बसे पंजाब वासियों से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया। वह यहाँ एक चुनावी सभा में संबोधित कर रहे थे, तो वो कह रहे कि दिल्ली की सरकार से कोई उम्मीद नहीं है और आम आदमी पार्टी का वोट ना करें। और कांग्रेस नेता सिद्धू पर भी उन्होंने निशाना साधा है। मजीठिया ने क्षेत्र के लोगों से अपील की कि हल्के में उनके प्रचार अभियान का कार्य लोग अपने हाथ में ले लें, क्योंकि उन्हें अमृतसर पूर्व के में अहंकारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को सबक सिखाने की लोगों की कामना को पूरा करना है। तो वो कह रहे कि मेरे को जो जिम्मेदारी मिली है, नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं उनको हराऊंगा। उन्होंने आरोप लगाया कि 18 साल से सिद्धू दंपति क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और पंजाब सरकारों का हिस्सा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अमृतसर पूर्व के लिए कुछ भी काम नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने दावा ठोक दिया कि इस बार जीत हमारी होगी। और आपके दिल्ली मॉडल के बारे में मजीठिया ने कहा है कि सच यही है कि कोई ऐसा कोई मॉडल है ही नहीं। दिल्ली का जो मॉडल हम कहते हैं, जो केजरीवाल जी कहते हैं, वास्तव में दिल्ली सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। लोगों को पेयजल मुहैया कराना हो या नए कॉलेज व अस्पताल खोलने का मुद्दा या फिर युवाओं को रोजगार देने का हो, उन्होंने कहा कि यहाँ वह महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा कर रहे हैं, जिस पर कि दिल्ली में अमल नहीं किया जा रहा। तो वो कह रहे दिल्ली में तो ये सुविधा नहीं दे रहे, तो यहाँ आप क्या वो सुविधा देंगे। और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस की जो तीसरी सूची है वो जारी कर दी है कांग्रेस पार्टी ने। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, सुझाव अपने आप रख सकते हैं। तो कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। रविवार को जारी हुई सूची में कुल 8 उम्मीदवारों के नाम हैं और लिस्ट के मुताबिक पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। जिन 2 सीटों से चन्नी मैदान में उतरेंगे उसमें पहली
चमकौर साहिब जो एससी सीट है और दूसरी भदौर सीट है जहां वे चुनाव लड़ेंगे। तो 2 सीट से चुनाव लड़ेंगे चन्नी, चमकौर साहिब और भदौर सीट से। और कांग्रेस ने नवाज शहर से मौजूदा विधायक अंगद सिंह सैनी का टिकट काट दिया है। पार्टी ने उनकी जगह सतबीर सिंह सैनी को टिकट दिया है। अंगद सिंह सैनी उत्तर प्रदेश के रायबरेली सदर सीट से विधायक आदित्य सिंह के पति हैं। तो अंगद सिंह सैनी जो अभी उत्तर प्रदेश के रायबरेली सदर सीट से विधायक आदित्य सिंह के पति हैं। और आदित्य सिंह अब भाजपा में आ गई थी, तो कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में उनके जो पति थे अंगद सिंह सैनी, उनका टिकट काट दिया है। तो चुनाव से ठीक पहले आदित्य सिंह कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई थी। भाजपा में उन्हें रायबरेली सदर से ही अपना प्रत्याशी बनाया है। तो उत्तर प्रदेश में आदित्य सिंह कांग्रेस पार्टी छोड़ के भाजपा में आ गए थे। तो उनके जो पति हैं अंगद सिंह सैनी, वो उनका जो टिकट है उत्तर प्रदेश के रायबरेली सदर सीट से उनके जो आदित्य सिंह के पति हैं, तो वो मौजूदा विधायक हैं पंजाब में और उनका टिकट काट दिया गया है। कांग्रेस के नवा शहर से था ये, और पार्टी ने उनकी जगह सतबीर सिंह सैनी को टिकट दे दिया है। और सिद्धू ने कहा है कि भाई जो पंजाब चुनाव के ऊपर कि भाई सिद्धू बोले कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता, खुद को कांग्रेस ही हरा सकती है। तो ये बात से बिल्कुल हम सहमत हैं। सिद्धू ने जो बयान दिया है कि कांग्रेस पार्टी को पंजाब में नहीं कोई हरा सकता, लेकिन खुद ही उनके जो आपसी जो आप ये कह सकते हैं जो मतभेद है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान कराने वाले हैं इस चुनाव में। तो सिद्धू ने इस पर क्या कहा कि हम उसको खबर आपको बताते हैं। तो पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू रविवार को अपने एक बयान को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। पंजाब कांग्रेस में गतिरोध और सीएम चन्नी के साथ उनके मतभेद संबंधी सवालों पर सिद्धू ने कहा कि सभी जानते हैं, सिद्धू ने कहा कांग्रेस के लिए पंजाब में कि सभी जानते हैं कि कांग्रेस एक मजबूत और सुरक्षित सरकार देगी, हम नए पंजाब बनाएंगे। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू ने प्रदेश इकाई के में गुटबाजी के बारे में पूछे जाने पर कहा है कि कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता, खुद को कांग्रेस ही हरा सकती है, ऐसा बयान सिद्धू ने दिया है। सिद्धू ने इस दौरान ये भी दावा किया कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार आने वाली है। तो कहने के उनका इशारा है कि जो चन्नी के साथ उनके मतभेद हैं, तो कहीं ना कहीं वो असर डालने वाले हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर हमने एक मिल के काम नहीं करा तो हम ही अपनी पार्टी को हरा सकते, नहीं तो हमें कोई पार्टी नहीं हरा सकती, ऐसा सिद्धू का कहना है, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं पंजाब में। तो और एक खबर है जो राकेश टिकैत ने सरकार की आलोचना की है, कहा कि किसान सोमवार को विश्वासघात दिवस मनाएंगे। तो नोएडा उत्तर प्रदेश में केंद्र पर किसानों से किए गए वादों को पूरा नहीं करने पर का आरोप लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सोमवार को कृषि मुद्दों पर देश भर में विश्वासघात दिवस मनाया जाएगा। और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने रविवार को दावा किया था कि 9 दिसंबर को सरकार द्वारा किए गए वादों के एक पत्र के आधार पर दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल से अधिक समय चल रहे विरोध प्रदर्शन को वापस ले लिया गया था, लेकिन वादे अधूरे रह गए, ऐसा टिकैत का कहना है। टिकैत ने एक ट्वीट पे कहा है कि सरकार द्वारा किसानों से वादा खिलाफी के खिलाफ 31 जनवरी को देशव्यापी विश्वासघात दिवस मनाया जाएगा। सरकार के 9 दिसंबर के जिस पत्र में आधार पर आंदोलन स्थगित किया गया था, सरकार ने उनमें से कोई वादा पूरा नहीं किया है, ऐसा राकेश टिकैत का कहना है। तो और वो कल विश्वासघात दिवस मनाया जाएगा, ऐसा राकेश टिकैत का कहना है। और जो अन्य खबर हम आपको सुनाते हैं, जयपुर में फैक्ट्री में आग लगने से 3 बच्चे समेत 4 की मौत हुई है। और जो अन्य खबर है, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए 61 प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी करी है कांग्रेस पार्टी ने। कल देश भर में किसान मोदी सरकार के खिलाफ मनाएंगे विश्वासघात दिवस, ऐसा टिकैत का कहना है। उत्तराखंड में 24 घंटों में 2184 नए कोरोना संक्रमित, 5 मौत। और जिलावार विवरण, तो उत्तराखंड में 24 घंटों में 2184 नए मामले आए हैं कोरोना के।
कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबर पे भी हम नजर डाल लेते हैं। और कनाडा के प्रधानमंत्री आवास को 20,000 ट्रकों ने घेरा, परिवार समेत भागे जस्टिन ट्रूडो, जो प्रधानमंत्री हैं कनाडा के। तो कनाडा की राजधानी ओटावा में शनिवार को हजारों की संख्या में कोरोना की वैक्सीन को लेकर जारी जनादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है। और कोरोना वैक्सीन को अनिवार्य किए जाने और लॉकडाउन के विरोध में करीब 20,000 ट्रक उन्होंने प्रधानमंत्री जो आवास है उसमें 20,000 ट्रक ने 20,000 ट्रकों ने घेरा कनाडा के प्रधानमंत्री आवास को, और परिवार समेत भाग गए। जस्टिन ट्रूडो भाग गए, यानी मतलब दूसरी जगह चले गए वहाँ से। और 20,000, तो वो लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि भाई जो वैक्सीन है उसको जो जनादेश जारी किया है वो नहीं होना चाहिए, कि सबको वैक्सीन सभी के लिए लागू नहीं की जानी चाहिए। और ट्रंप ने एक दावा किया है, तो व्हाइट हाउस में लौटने पर 6 जनवरी को कि दंगाइयों को आम माफ़ी देने पर कर सकता हूं विचार। तो ट्रंप ने कहा कि जो 4 साल बाद चुनाव होंगे अमेरिका में, अगर उनकी पार्टी वापस आई तो 6 जनवरी में जो आम जो वहाँ लोग घुस गए थे पार्लियामेंट के अंदर, तो उनको माफ़ी दे देंगे, ये ट्रंप का कहना है। तो ह्यूस्टन अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 2024 के चुनाव के बाद यदि वह व्हाइट हाउस में लौटे तो वह पिछले साल 6 जनवरी के कैपिटल संसद भवन यानी संसद भवन दंगाइयों को आम माफ़ी देने की संभावना पर विचार कर सकते हैं। तो टेक्सास में एक विशाल रैली में ट्रंप ने कहा कि कई लोग मुझसे इस बारे में पूछ रहे हैं, यदि मैं लड़ा और जीत गया तो 2024 की बात कर रहे हैं, तो हम 6 जनवरी को आरपीओ के साथ सही सलूक करेंगे। और ट्रंप 75 साल के हो चुके हैं, उन्होंने कहा है कि हम उनसे निष्पक्ष व्यवहार करेंगे, यदि आम माफ़ी देने की ज़रूरत पड़ी तो उन्हें दे देंगे, क्योंकि उन लोगों के साथ काफ़ी अनुचित व्यवहार हो रहा है, ऐसा ट्रंप का कहना है। और शी चिनफिंग ने चीनियों के वसंत त्यौहार की शुभकामनाएं दी हैं। और चीनी विदेश मंत्री ने कोरोना से संक्रमित भारतीय विदेश मंत्री को संवेदना संदेश भेजा है। और उत्तर कोरिया ने किया एक शक्तिशाली मिसाइल का प्रशिक्षण, अमेरिका से भी तनाव बढ़ा है। तो कुछ खेल की खबर आपको सुनाते हैं। और राफेल नडाल की एक और बड़ी सफलता, जीता 21वां ग्रैंड स्लैम, जोकोविच फेडरर को छोड़ा पीछे। तो 20 जो ग्रैंड स्लैम हो गए थे जोकोविच के, फेडरर के और राफेल नडाल के, तो नडाल ने ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो जीत गए हैं। तो महान टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने नए साल का पहला ग्रैंड स्लैम जीतकर इतिहास रच दिया है। राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर नया इतिहास बनाया है। इसके साथ ही उन्होंने 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब भी जीता है। 21वें ग्रैंड स्लैम खिताब के साथ ही वह दुनिया के सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। 21 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं राफेल नडाल। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में खेले गए फाइनल मुकाबले में राफेल नडाल ने रूस के डेनियल मेदवेदेव को रोमांचक मुकाबले में हराया। पहले 2 सेट में पिछड़ने के बाद नडाल ने जोरदार वापसी करी। नडाल ने रोमांचक मुकाबले में 2-6 से पीछे पिछड़ रहे थे, पहले 2-6 का पहला सेट हार गए थे और 7-6 से दूसरा हार गए थे, फिर 6-4, 6-4 और 7-5 से जीत हासिल करी। यह मुकाबला 5 घंटे और 24 मिनट तक चला। और राफेल नडाल ने 2022 का पहला ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है। इसी के साथ वह किंग ऑफ ग्रैंड स्लैम हो गए हैं। अपने इस जीत के साथ ही राफेल नडाल ने रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच को पीछे छोड़ दिया है। तो तीनों 20-20 ग्रैंड स्लैम के साथ एक साथ थे। और राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत के ये जो 21वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है। जोकोविच ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे और वापस उनके देश सर्बिया भेज दिया था, क्योंकि उनके जो वैक्सीन का उनका इशू था और जो ऑस्ट्रेलियन सरकार ने कहा था कि वैक्सीन के बिना हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे खेलने के लिए, तो उनको अपने देश वापस भेज दिया गया था। हार्दिक पांड्या ने कहना है कि उन्होंने कहा है, हार्दिक पांड्या जो भारत के ऑलराउंडर हैं, मैंने हमेशा शांति में कड़ी मेहनत की है और करता रहूँगा। तो कहना है कि टीम इंडिया में वापस आने का सपना सुझाए हैं हार्दिक पांड्या, और अच्छा खेलेंगे तो जरूर उनकी टीम में वापसी होगी।
तो ये एक खबर थी। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं या सुझाव अपने आप दे सकते हैं। तो कुछ अन्य बॉलीवुड की खबर से भी आपको रूबरू कराते हैं। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, सुझाव अपने आप दे सकते हैं। बिग बॉस 15 का आज फाइनल है, तो विनर का नाम पहले से ही एक वेबसाइट पे लीक हो गया है। रनर अप का भी पता चल गया है। तो कहीं ने गलती से एक पोस्ट डल गया है, उसमें अभी देखना है कि ये असली जो फाइनल जो विनर होंगे तो वो ये यही रहेंगे क्या, तो उसमें दिखाते हैं। तो टीवी के चर्चित, सबसे चर्चित और देखा जाने वाला शो बिग बॉस का विनर कुछ ही घंटों के बाद रिवील होना है, लेकिन विनर का नाम घोषित होने से पहले ही विनर का नाम रिवील हो चुका है। अब देखना कि ये खबर सच है कि नहीं है। दरअसल मामला ये है कि विकिपीडिया ने कुछ घंटे पहले ही बिग बॉस के विनर का नाम अपडेट कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर बिग बॉस तक नाम के एक अकाउंट ने शेयर करी है। पोस्ट में दावा किया गया है कि विकिपीडिया ने प्रतीक सहजपाल को बिग बॉस 15 का विनर घोषित कर दिया है और समिता शेट्टी को रनर अप बताया गया है। तो एक ये जो वेबसाइट है बिग बॉस तक, तो उसमें एक अकाउंट बिग बॉस तक का जो अकाउंट है उसने बोल दिया है कि भाई विकिपीडिया अनाउंस्ड प्रतीक एज विनर एंड समिता एज रनर अप। तो पहले से उन्होंने ये लिस्ट डाल दी है विकिपीडिया के ऊपर, ऐसा कहना है। अभी देखना है कि ये जब फाइनल मुकाबला हो जाएगा उसके बाद क्या यही विनर रहते हैं, लेकिन ये लिस्ट डाल दी गई है। और आपको बता दें कि बिग बॉस 15 का एक प्रोमो आया है जिसमें बिग बॉस की ट्रॉफी अपने नाम कर चुके विजेता घर के अंदर गए। उन्होंने घर वालों को 10 लाख से भरा पैसों का बैग लेकर शो छोड़ने का ऑफर देंगे। तो प्रतीक सहजपाल के लिए इसमें वेबसाइट पर अपडेट हो गया कि वो विनर है और सुमिता शेट्टी रनर अप। तो आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं या अपने सुझाव आप दे सकते हैं, क्योंकि ये भारत की बात है। और एक जो अन्य खबर है कि लता मंगेशकर को वेंटिलेटर सपोर्ट से हटाया गया है। ये बड़ी जो खुशखबरी है, बड़ी खुशखबरी बात है। कई दिनों से बीमार थी लता मंगेशकर जी। बहुत ही बेहतरीन सिंगर हैं, भारत का नाम रोशन किया है पूरे विश्व में। तो ये खबरें हमने बताई और ये भारत की बात का प्रोग्राम था। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं और अपने सुझाव आप दे सकते हैं। और आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम भारत टीवी की टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं और हम आपसे कहते हैं कि अभी कोरोना के मामले ख़त्म नहीं हुए और अभी करीब 2,30,000 देश में कोरोना के पिछले 24 घंटों में मामले आए हैं। तो हमेशा घर से बाहर निकलते टाइम आप मास्क लगाएं, कोरोना गाइडलाइंस का आप पालन करें और आप देश के लिए अच्छे काम करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें। फिर से अपनी पूरी भारत टीम की जो अपनी टीम की तरफ से, मैं भारत टीवी की तरफ से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।